जी नमस्कार। करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम कुछ ये धमाकेदार पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने तय कर लिया है कि करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि जो भी सुर्खियों में होता है उनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। जी हाँ, आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। नहीं, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, इसकी शुरुआत 2010 में किया गया था, जब सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ सम्मेलन हुआ था। उसी में यह निर्णय लिया गया था 2010 में कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को क्या मनाना चाहिए? बाघ दिवस मनाना चाहिए। क्यों? इसका क्या रीजन था, क्या इसका मोटो था, क्या इसका उद्देश्य था? तो इसका मेन उद्देश्य था विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, साथ ही साथ उसका विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, है ना। उनकी स्थिति के बारे में क्या करना, उसके निवास स्थान के बारे में क्या करना, उसके विस्तार के बारे में क्या करना, जागरूकता को बढ़ावा देना। नहीं, इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि हाल ही में 29 जुलाई 2020 को मनाया गया। तो शुरुआत कब हुई थी? 2010 में, जब बाघ सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। उसी समय यह निर्णय लिया गया था। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने बाघों की शुरुआत बाघ की रक्षा के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया है 1973 में। याद रखना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा, प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत बाघों के संरक्षण के लिए किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, है ना। भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया है। क्लियर होगा, आपको पता भी होगा ये बात। साथ ही साथ वर्तमान में यदि बात करें तो भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? याद रखिएगा, भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व है। साथ ही साथ कुल बाघों की संख्या 2967। ये बाघ रिपोर्ट 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। बाघ रिपोर्ट 2018 के तहत कुल बाघों की संख्या इंडिया में 2967, जो कि इंडिया जो है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है हाल ही में। इसका वजह क्या है? एक कैमरा ट्रैप का आविष्कार किया गया है। वह कैमरा ट्रैप लगा दिया गया है। उस कैमरा ट्रैप के आगे से यदि कोई गुजरता है तो उसमें सेल्फ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। इसी कैमरा ट्रैप की सहायता से यहाँ पर बाघ की गणना की गई थी 2018 की बाघ रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें बताया गया कि बाघों की संख्या 2967। साथ ही साथ भारत में कुल कितने बाघ रिजर्व हैं? तो याद वर्तमान में कहिएगा तो 50 बाघ रिजर्व हैं। अब बात आती है कि बाघों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम था कैलाश सांखला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला, जो रहने वाले हैं राजस्थान के जोधपुर शहर के, है ना। जोधपुर में रहने वाले हैं, जोधपुर के, इसका निवास स्थान है कैलाश सांखला। इन्होंने ही बाघों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाया था, इसीलिए इन्हें द टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपमा दी गई। क्लियर है? समझ रहे हैं? चीजों को अच्छी तरीका से समझते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, कैलाश सांखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे क्या कहेंगे? द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब मैं चलता हूं कुछ बाघ रिजर्व, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर,
याद रखिएगा। कौन सा? तो नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व कहाँ पड़ता है? नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व पड़ता है श्रीशैलम, श्रीशैलम में पड़ता है, और श्रीशैलम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा यदि बात करें, ये किसके दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, है ना। और सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच, जो कहाँ पड़ता है? पेंच बाघ रिजर्व, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के सीमाओं को छूती है। याद रखिएगा, पेंच जो है सबसे छोटा बाघ रिजर्व है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये क्या करता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के सीमा को छोड़ती है। क्लियर है? दोनों को छूती है। यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिवनी और छिंदवाड़ा, याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है, नागपुर जिले में, समझे। यानी कि सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच हो गया, और ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के सीमा को, यानी इसका अवस्थिति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों हो गया। क्लियर है? कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। क्लियर है? समझ रहे चीजों को। साथ ही साथ विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित यदि बाघ रिजर्व पूछ दे, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो कहिएगा नामदफा बाघ रिजर्व जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। मैं ये बात किया क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये नागार्जुन और ये पेंच, नागार्जुन सबसे बड़ा, पेंच सबसे छोटा, याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व, याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व कौन है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व है नामदफा बाघ रिजर्व, जो पड़ता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ARP मार दिए, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व पड़ेगा। क्लियर है? अभी यदि वर्तमान में हम बात करें तो देश के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, देश के कुल 18 राज्यों में, है ना, क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। देश के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो इस तरह से बाघ रिजर्व था। बाघ रिजर्व से जो क्वेश्चन बनना है, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? कैलाश श्रृंखला को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ रिजर्व कौन होगा? नागार्जुन सागर, जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पेंच सबसे छोटा, जो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में अवस्थित है। क्लियर है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में। भारत में कुल 50 बाघ रिजर्व हैं, जिसमें बाघों की संख्या 2967 वर्तमान में, यानी कि 2018 के बाघ रिपोर्ट की गणना का अनुमान लगाया गया है 2967 बताया गया है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से। क्लियर हो गया? अच्छी तरीका से चीजों को आपने समझा। अब मैं बात करता हूँ मौसम मोबाइल ऐप। मौसम मोबाइल ऐप क्या है, अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, एकदम अच्छी तरीका से धीरे धीरे करके समझेंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। जिनको लग रहा है कि थोड़ा स्लो है सेशन, यदि स्लो सेशन लग रहा है तो स्पीड बढ़ा लें, और यदि देखने में कई परेशानी है थोड़ा सा रिजोल्यूशन को बढ़ा लें, सही से दिखाई देगा। मौसम मोबाइल ऐप क्या है ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। मौसम मोबाइल ऐप। मौसम मोबाइल ऐप सुनने से ही लगता है कि यह ऐसा ऐप है जो मौसम संबंधी जानकारी आपको अच्छी तरीका से आसानी से मिल सकता है। समझ गए? ये था मौसम मोबाइल ऐप। यानी कि 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। तो इसका रिलेशन किससे बन गया? पृथ्वी मंत्रालय ने। याद रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन्होंने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर, है ना, 27 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? तो मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब लॉन्च किया, ये इम्पोर्टेंट है कि मौसम मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। याद रखिएगा, इसका रिलेशन किससे बनेगा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्लियर है। भारतीय मौसम विभाग की यदि बात करें, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, याद रखिएगा, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग का स्थापना 1844 में पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था, पुणे में। लेकिन 1875 से इसका नाम में परिवर्तन कर दिया गया, यानी भारतीय मौसम विभाग का स्थापना 1844 में हुआ था पुणे में, लेकिन 1875 में इसका नाम बदल दिया गया और मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा। क्या रखा, मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान, मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान, इसका नाम बदल के रख दिया गया। क्लियर है। और मुख्यालय इसका कहाँ चला गया, हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में। कहाँ चला गया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में चला गया। और इसके महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा जी हैं, याद रखिएगा। इनके महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा है ना, कौन है, मृत्युंजय महापात्रा जी। क्लियर है, मृत्युंजय महापात्रा। अब बात आती है कि भाई मौसम मोबाइल ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। तो भारतीय मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी कि अभी हाल ही में यदि यह क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अभी किसके पास है, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्री अभी कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ये हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इनके पास कौन कौन मंत्रालय हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, याद रखिएगा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नहीं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके पास। और क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन्हीं के पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। साथ ही साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी किसके पास है, इन्हीं के पास, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। यानी कहें तो हाल ही में यदि आपसे पूछ दे पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। परिवार और कल्याण मंत्रालय कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। ये तीनों चीज डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। क्लियर है, चीजों को अच्छे तरीका से समझ लिया आपने। अब मैं बात करता हूँ मौसम मोबाइल, अब तो क्लियर हो गया। बात करता हूँ कारगिल विजय दिवस। ध्यान दीजिएगा, कारगिल विजय दिवस आपको पता होगा, कारगिल विजय दिवस यानी प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी जो इस वर्ष मनाया गया, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। इस वर्ष जो मनाया गया वह 21वीं वर्षगांठ था। कितनी था, 21वीं वर्षगांठ था। क्लियर है, कैसे, तो 26 जुलाई 1999 का दिन याद होगा दोस्तों, है ना। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान घुसपैठियों से अपनी कई ऊंची चौक पोस्ट को, नहीं, अपने कई ऊंची चौक पोस्ट को पाकिस्तान के घुसपैठियों से क्या किया, उसे स्वतंत्र करा दिया। बात समझे, यानी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान घुसपैठियों से अपनी कई ऊंची सीमा चौकियों को स्वतंत्र कराया था। वही दिन था 26 जुलाई 1999। इसी के याद में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और वो क्यों, ये एक नाम था ऑपरेशन विजय। याद कीजिएगा, मैंने आपको सारा ऑपरेशन कवर कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से सारे ऑपरेशन को आप क्लियर कर लें। सारा ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा हूं ऑपरेशन विजय,
ये कोड नेम था ऑपरेशन विजय, और इसी के तहत कारगिल युद्ध को जीता गया। समझ गए? तो उसी को याद रखने के लिए हाल ही में 26 जुलाई 2020 को 21वीं वर्षगांठ मनाया गया कारगिल विजय दिवस। क्लियर है? क्लियर है? क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी दिन 26 जुलाई 2020 यानी 26 जुलाई 1999 का दिन था। 26 जुलाई को यानी इसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान घुसपैठियों से अपनी कई ऊंची सीमा चौकियों को स्वतंत्र कराया था। क्लियर है? इसी वजह से कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को। क्लियर है? मैंने आपको थल सेना के बारे में, पूर्वी कमांड कहाँ है, दक्षिणी कमांड कहाँ है, ये सारा चीज बता दिया था कि 7 कमांडों में बांटा गया है, इसका प्रधान है ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, ये सारा चीज हमने बता दिया था। आज मैं आपको थोड़ी सी इसके ट्रेनिंग कमांड की बताते हैं। ट्रेनिंग कमांड भी शिमला आपको क्लियर कर दिए थे। अब मैं थोड़ा सा आपको थल सेना का जो प्रशिक्षण संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, ये थोड़ा सा जान लीजिए। इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का नाम सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना, कहाँ पड़ता है? तो खड़गवासला में पड़ता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान का, किसका? थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान का बात कर रहा हूँ। इसे जरा देखिएगा, थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नंबर 1 एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैं क्या बोल रहा हूं? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पड़ता है? खड़गवासला में पड़ता है, खड़गवासला में पड़ता है, याद रखिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में। इसी से रिलेटेड एक और है, जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज। यदि नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछे तब कहिएगा नई दिल्ली से है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में पड़ता है नेशनल डिफेंस कॉलेज। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझ रहे हैं? नेशनल डिफेंस कॉलेज कहिएगा, कहाँ कहिएगा? नई दिल्ली में। साथ ही साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यदि ये पूछे ये कहाँ है? देहरादून में है, देहरादून में। नहीं कहते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भाई मिट्टी लगा देह में, देहरादून। जब देह को धुनोगे तो देह में मिट्टी लगेगा, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पड़ेगा? देहरादून में पड़ेगा। चीजों को अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। देहरादून, क्लियर है? साथ ही साथ इन्फेंट्री स्कूल, याद रखिएगा, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री स्कूल। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पड़ता है? इन्फेंट्री स्कूल पड़ता है मऊ में, और मऊ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इन्फेंट्री स्कूल मऊ मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ जो है आर्टिलरी स्कूल, आर्टिलरी स्कूल, आर्टिलरी स्कूल यानी देवलाली, नहीं आर्टिलरी स्कूल देवलाली, याद रखिएगा देवलाली। अब बात करते हैं कि भाई आर्टिलरी नहीं कहते हैं देवताओं को बनाया लाल लाल, किसने भाई? किसी आर्टिस्ट ने। आर्टिलरी नहीं, आर्टिस्ट कोई होगा तभी वह देवलाली हुआ। यानी आर्टिलरी स्कूल कहाँ पड़ता है? देवलाली में पड़ता है। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पड़ता है? देवलाली में पड़ता है, याद रखिएगा। आर्म्ड सेंटर, याद रखिएगा आर्म सेंटर, आर्म्ड है ना, आर्म सेंटर। आर्म सेंटर कहाँ है भाई? अहमदनगर। कहाँ है? अहमदनगर, है ना। ये थल सेना की प्रशिक्षण कमांड का बात कर रहे हैं। आर्म सेंटर कहाँ पड़ेगा? अहमदनगर में पड़ेगा। साथ ही साथ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, डिफेंस है ना, डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, स्टाफ कॉलेज, ये पड़ता है वेलिंगटन में, है ना, वेलिंगटन, ये पड़ता है वेलिंगटन। क्लियर है? तो यहाँ पर भूलिएगा नहीं, याद रखिए नेशनल डिफेंस कॉलेज है नई दिल्ली, यहाँ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। आर्म्ड सेंटर नहीं कहते अहमदनगर, आर्म्ड सेंटर। आर्टिलरी, आर्टिलरी है तो देवताओं का लाल लाल, यानी कि आर्टिलरी देवता यानी देवलाली। इन्फेंट्री तो मऊ, ये सबसे छोटा मऊ मध्य प्रदेश में पड़ता है।
है ना। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मिलिट्री मिट्टी से संबंधित है, देहरादून, जब देह में मिट्टी लगेगा तो देहरादून, यानी देह को धोनेंगे तभी मिट्टी लगेगा, यानी देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एनडीसी यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहेगा तो नई दिल्ली, और नेशनल डिफेंस एकेडमी कहेगा तो खड़गवासला। क्लियर हुआ, चीजों को समझे। यानी कि कहने का अर्थ है ये थल सेना के प्रशिक्षण कमांड था। क्लियर है, अब थल सेना आपका क्लियर हो गया। साथ में शॉर्ट में जान लीजिए, थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। क्लियर है, कितने कमांड में? 7 कमांडों में बांटा गया है। साथ ही साथ थल सेना का जो प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। 7 कमांड होता है, सातों कमांड यानी प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ के अधीन होता है। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है, अब मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 5। यहाँ देखिए क्या कहता है पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अभी हाल ही में दिया गया। आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है वो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया 2017 का और 2018 का, दोनों दिया गया, और 2020 में दिया गया है। ये बात याद रखिएगा। चलते हैं पोजीशन पर। देखिए आपका क्या है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान नंबर 4। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान यानी कि किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है ना। सरकार द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्लियर है, चीजों को समझ रहे हैं। अभी जो 2017 के लिए मिला है वह नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी को मिला है। वर्ष 2017 के लिए, है ना, किसको मिला है? ये नृत्य गुरु हैं, नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी, जतीन गोस्वामी। याद रखिएगा, जतीन दास नहीं मारिएगा, जतीन गोस्वामी। जतीन दास का आता पता नहीं है, एकदम याद रखिएगा कि जतीन दास नहीं, यहाँ पर क्या होगा? नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी, याद रखिएगा। और 2018 के लिए जो मिला है ना, 2018 के लिए वो है कथक नृत्य गुरु है। वो कौन है? कथक नृत्य गुरु है उमा शर्मा, याद रखिएगा, उमा शर्मा को दिया गया है। और ये कौन है? कथक नृत्य गुरु, कथक नृत्य गुरु हैं ये उमा शर्मा। इनको 2018 के लिए, चर्चा ये 2017-18 का ही है, लेकिन हाल ही में दिया गया है, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि फरवरी 2020 का घटना है। उसी समय कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 के लिए नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी को मिला है, 2018 के लिए उमा शर्मा को कथक नृत्य गुरु है ये। क्लियर है, इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में अभी चर्चा में है, जरा सा उसे देख लेते हैं। जैसे हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, याद रखिएगा, नंबर 1 हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही साथ रेडियो स्कूल की जो शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा, रेडियो स्कूल की जो शुरुआत की गई है ये भी किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में रेडियो स्कूल प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है ना। किसके लिए? वाहनों के लिए, याद रखिएगा, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, है ना, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। याद रखिएगा कि देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश सरकार बना है, और इन्होंने ही वाहन के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च किया है। क्लियर है। साथ ही साथ सबको रोजगार मिलेगा योजना, सबको रोजगार मिलेगा, है ना, सबको रोजगार मिलेगा योजना का भी प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है हाल ही में। क्लियर है। साथ ही साथ किल कोरोना अभियान, साथ ही साथ किल कोरोना अभियान,
किल कोरोना अभियान, ये भी किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है किल कोरोना अभियान। इतने सारे जो है योजनाएं, अभियान जो है मध्य प्रदेश का चर्चा में है, इन्हें आप अच्छी तरीका से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश सरकार, रेडियो स्कूल की जो शुरुआत किया है मध्य प्रदेश सरकार, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, क्लियर है। सबको रोजगार मिलेगा मध्य प्रदेश, किल कोरोना अभियान का प्रारंभ भी मध्य प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है, क्लियर है। चीजों को समझे। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है ब्रिक्स। देखिए पहले ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, 2009 में इसका स्थापना हुआ था ब्रिक्स के नाम से। बी फॉर याद रखिएगा, देखिए बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। इन चारों ने मिलकर एक संस्था स्थापित किया जिसका नाम रखा ब्रिक्स। और जब 2010 का समय था, 2010, इसमें जो है साउथ अफ्रीका है ना, अफ्रीका इसमें जुटा और इसका नाम बन गया ब्रिक्स, क्लियर है। क्या बना? ब्रिक्स। तो याद रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्लियर है। ब्रिक्स का यदि हम पहला सम्मेलन की बात करें, फर्स्ट समिट की बात करें, फर्स्ट समिट ब्रिक्स का, तो ये हुआ था येरकातिनबर्ग में। कहाँ हुआ था? येरकातिनबर्ग, रूस में पड़ता है। येरकातिनबर्ग में हुआ था इसका पहला सम्मेलन। अभी हाल ही में 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ। कहाँ भाई? तो 11वां शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में। कब हुआ था? 2019 में। कहाँ हुआ था? ब्राजील में, क्लियर है, ब्राजील में। साथ ही साथ 12वां जो होने वाला है 2020 में, 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में जो संपन्न होगा ये रूस में, क्लियर है। और आप जानते हैं कि ये रूस में जिस समय यह स्थापित किया गया था उसी समय तय किया गया था कि प्रथम 6 वर्ष तक भारत उसका अध्यक्ष होंगे, है ना। और उसके बाद क्या होंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए ब्राजील में पहला सम्मेलन हुआ, फिर कहाँ होगा भाई? रूस में होगा, फिर कहाँ होगा? इंडिया में होगा, इस प्रकार से। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला समिट हुआ था येरकातिनबर्ग रूस में 2009 में हुआ था। 11वां जो है 2019 में ब्राजील में हुआ था। 12वां 2020 रूस में संपन्न हुआ, इतना याद रखिएगा। और ब्रिक्स, पहले जो ब्रिक्स था वो ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और शामिल होने से इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स, क्लियर है। क्या नाम पड़ा? ब्रिक्स पड़ गया, क्लियर हुआ। चीजों को अच्छी तरीका से आपने समझ लिया। चलिए आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए दमदार पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।